हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इसमें में आज हम लोग 19 जुलाई 2020 के करेंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे है कि राम टेम्पल ट्रस्ट फिक्सेज अगस्त 3 और 5 फॉर स्टार्ट ऑफ वर्क। तो 3 अगस्त या 5 अगस्त को जो है राम मंदिर निर्माण का कार्य जो है स्टार्ट होगा और पीएम को न्योता भेजा गया यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। उद्घाटन समय जो शिलान्यास होगा मंदिर का, मतलब मंदिर का जिस दिन काम प्रारंभ होगा, तो प्रधानमंत्री को यहाँ पे न्योता भेजा गया है। 15 मेंबर का बॉडी है जो ट्रस्ट बनाने के लिए बोला गया था, ठीक है, उसी के द्वारा यहाँ पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 अगस्त या 5 अगस्त को यहाँ पे डेट रखा गया है और प्रधानमंत्री अपने हिसाब से यहाँ पे आएंगे, है ना। और 5 अगस्त और क्या रिजेंबल करते हैं यहाँ पे, मतलब 5 अगस्त से और क्या याद आता है, 5 अगस्त और कौन सा, मतलब क्या इंसिडेंट हुआ था इंडिया में। तो 5 अगस्त यहाँ पे ऐसे मान सकते हैं, मतलब कि पिछले साल धारा 370 जो हटाया गया था, जो अनुच्छेद 370 था, है ना, आर्टिकल 370 जिसको हम लोग बोल सकते हैं, धारा नहीं बल्कि अनुच्छेद 370 होता है, धारा 370 गलत शब्द है। तो आर्टिकल 370 जो हटाया गया था पिछले साल, तो 5 अगस्त को ही लोकसभा में उसके लिए बिल प्रोड्यूस किया था। तो 5 अगस्त वो भी याद रखिएगा। अगस्त का महीना ऐसे कंट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब शुरू से देखें तो सबसे पहले तो इसमें सावन होता है जो काफ़ी एक पवित्र महीना है ना। तो इसमें 15 अगस्त भी आता है। इसके अलावा 9 अगस्त को याद, मतलब कि 9 अगस्त किस लिए फेमस है, तो इस दिन जो भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट चालू किया था मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। तो और भी कई सारे इंसिडेंट हैं जो अगस्त के महीने में आते हैं। तो इसीलिए अगस्त का महीना काफ़ी प्रोस्पेरस माना जाता है। और एक और अब इसमें जुड़ गया है कि 3 अगस्त या 5 अगस्त को जो है राम मंदिर का कार्य यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे CAA न्यूज़ में था, CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ते थे। ओरिजिनली ये एक्ट जो था 1955 का था, इसको कई बार अमेंड किया गया है। जो रिसेंट अमेंडमेंट था 2019 में, जो काफ़ी चर्चा में भी रहा, इसके अनुसार क्या था कि 3 देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये 3 देश से यदि 6 कम्युनिटी के लोग, 6 कम्युनिटी कौन कौन, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, है ना, 6 कम्युनिटी के लोग 3 देश से यदि 31 दिसंबर 2014 के पहले आ चुके हैं, है ना, 31 दिसंबर 2014 के पहले इंडिया में आ चुके हैं, यदि वो इलीगल वे में भी आए हैं, ठीक है, लेकिन ये 3 कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हिंदू, मतलब 6 कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और 3 देश से आए हैं, तो उनको इंडिया में सिटीजनशिप दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। तो यहाँ पे इसमें क्या, मतलब कि चर्चा में क्यों रहा कि इसमें मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया, ये कहते हुए ये 3 देश का प्रोविज़न यहाँ पे है। क्या नाम है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में है, इसलिए उनको शामिल नहीं किया गया है। और वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार होता है। इस कारण से ये लोग यहाँ पे, मतलब कि इंडिया में वो आना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा रूल में थोड़ा सा कमी किया गया। जैसा अभी था कि 11+1, कोई भी आदमी यदि इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है तो 11 साल इंडिया में उसको रहना पड़ेगा। मतलब 11 साल वो छोड़कर भी रह सकता है, जैसे मान लीजिए इंडिया में आया फिर वो चला गया, प्लस 1 साल कंटिन्यू, मतलब उसको 12 साल का यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। 11 साल प्लस 1 साल कंटिन्यू इंडिया में यदि रहेगा तो 12 साल के बाद वो इंडिया में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब उसको जो है इन लोगों के लिए जो 3 देश से और 6 कम्युनिटी हैं उनको 5+1 कर दिया गया है। उनको 5+1 यानी कि 6 कर दिया गया है। आप बोल सकते हैं कि 12 से 6 कर दिया गया है या फिर 11 से 5 कर दिया गया, जैसे आप इसको देखना है, देखिए। तो यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया हमारे जो मिनिस्टर हैं मीटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इस डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर उनके द्वारा कहा गया कि लगभग 200 इंडियन ऐप क्रिएट किया गया है चाइनीज ऐप के बैन करने के बाद। तो यूनियन मिनिस्टर जो हैं रविशंकर प्रसाद ऑन सैटरडे सेड द कंट्री एम्स टू सरपास चाइना एंड बिकम द नंबर 1 मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग हब इन द वर्ल्ड। तो इंडिया जो है नंबर 1 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है दुनिया में। अभी भी आई थिंक 2nd नंबर पर आता है चाइना के बाद। ही ऑल्सो सेड डाटा प्राइवेसी जो फंडामेंटल है, डाटा प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत, है ना, याद रखिएगा। एड्रेस द लेट ठाकुर प्रसाद सैनिटरी मेमोरियल, तो एक लेक्चर ये एड्रेस कर रहे थे, किसी एनजीओ के द्वारा एक ऑर्गेनाइज किया गया था वेबिनार, मतलब कि एक वेब वर्जन था सेमिनार का। वहाँ पे कहा है कि गवर्नमेंट प्रसाद सेड द गवर्नमेंट रिसेंटली बैन 59 एप्स फॉर रीजन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड डाटा प्राइवेसी, है ना। तो नेशनल सिक्योरिटी और डाटा प्राइवेसी को देखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा 59 ऐप को यहाँ पे बैन किया गया। द प्राइम मिनिस्टर ही आस्क्ड टू न्यू इंडियन ऐप्स एंड 200 न्यू एप्लीकेशन हैव कम। तो उसके बाद यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मांगा गया था नीति आयोग की मदद से कि जो लोग ऐप बनाना चाहते हैं, है ना, एक चैलेंज टाइप का दिया गया था कि जो लोग ऐप बनाना चाहते हैं वो 200 ऐप, मतलब कि ऐप बना कर दिया, तो ऐसे 200 ऐप यहाँ पे
आया गया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन 2014 इंडिया हैज 2 यूनिट एंड नाउ हैज 260। तो इंडिया में पहले 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, अब 260 यूनिट इंडिया में है। इंडिया हैज बिकम द सेकंड बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड। तो याद रखिएगा, पहले 5वें नंबर पे था 2014 में, अब जो है इंडिया सेकंड नंबर पे है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, और बहुत जल्द ही हम लोग 1 पे होने वाले हैं, चाइना को सरपास करने वाले। आई थिंक 2022 तक के काम हो जाएगा। तो यहाँ पे इनके द्वारा कहा गया, और भी यहाँ पे कुछ इनके द्वारा डाटा मेंशन किया गया है, क्योंकि ये मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के भी मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर भी हमारे यही हैं, कानून मंत्री। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द कोरोना वायरस इंड्यूस्ड लॉकडाउन परसेंट पॉइंटेड आउट हाई कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री हैंडल 1.75 लाख केस। 1,75,000 केस जो है, 1,75,000 केस हाईकोर्ट के द्वारा यहाँ पे वर्चुअल हियरिंग किया गया है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा यहाँ पे देखा जाए तो 7 लाख केस टोटल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मिला जाए तो लगभग 7 लाख केस, और सुप्रीम कोर्ट जो है लगभग 7,000 केस यहाँ पे सुना है इस कोरोना वायरस के पीरियड में वर्चुअल रूप से, मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वगैरह के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पर स्पीकिंग एट द वेबिनार चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट संजय कुमार सेड एक्सेस टू जस्टिस हैज रिमेन्ड ओपन ड्यूरिंग द पैंडेमिक। तो कहा गया है कि जस्टिस का एक्सेस जो है हर लोगों को पैंडेमिक के दरमियान भी रखा गया, जैसे बिहार और झारखंड में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डाटा कंजम्पशन भी देखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा मिनिस्टर किस किस डिपार्टमेंट के हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस लॉ मिनिस्टर है ना। ये काफ़ी अच्छे वकील ही रहे हैं। बिहार के जो है एडवोकेट जनरल भी थे, जैसे सेंट्रल लेवल पे अटॉर्नी जनरल होता है ना, उसी तरह से स्टेट लेवल पे एक एडवोकेट जनरल होता है, तो बिहार के एडवोकेट जनरल थे ये। आगे बढ़ते तो यहाँ पे एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है कुर्म। कुर्म जो है संस्कृत का वर्ड है कुर्म, तो उसका मतलब होता है कछुआ, ठीक है। तो उसी को इंग्लिश में पे कुर्मा लिखा गया, आप जैसे भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो मोबाइल ऐप कुर्म हेल्प सेव टर्टल्स इन इंडिया। तो इसको बनाया गया है टर्टल्स को बचाने के लिए, ठीक है। तो टर्टल्स को बचाने के लिए यहाँ पे इसको बनाया गया। 1 मई 23, 2020 वर्ल्ड टर्टल डे। तो 23 मई को जो है वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है, याद रखिएगा 23 मई को, हालांकि पुराना है, मतलब कि आज के न्यूज में आया है। नंबर ऑफ कंजर्वेशन एजेंसी लॉन्च सिटीजन साइंस इनिशिएटिव मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन कॉल्ड कुर्म एम द टर्टल कंजर्वेशन। तो टर्टल को कंजर्व करने के एम से इसको बनाया गया था। द एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय द इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क। तो एक इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क है, उसी की तरह ऐप बनाया गया है, डेवलप किया इन कोलैबोरेशन विद द टर्टल सर्विलांस अलायंस इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया, ठीक है। तो ये सबसे मिल करके इसको बनाया गया है। कुर्म ऐप इज फ्री टू डाउनलोड, इसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सर्व एज अ डिजिटल डाटाबेस विद अ बिल्ड इन डिजिटल फील्ड गाइड कन्वर्टिंग 29 स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल। तो इंडिया में जो भी फ्रेश वाटर टर्टल पाए जाते हैं 29 स्पीसीज के, उसके अलावा टोटो वाइज फिर जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, उनका नाम क्या क्या है, ये सब इसमें आपको मिलेगा। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 200 स्मगल्ड अभी टोटवाइज एंड फ्रेश वाटर टर्टल अमंग द मोस्ट ट्रैफिक इन द कंट्री। द कंट्री में इसके काफ़ी ज़्यादा इलीगल, यहाँ पे ट्रैफिक का मतलब होता है इलीगल व्यापार करना, ठीक है। और रिपोर्ट रिलीज इन 2019 बाई ट्रैफिक एक इंटरनेशनल संस्था है एंड इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग। तो ये ट्रैफिक का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया 200 टोटाइज एंड फ्रेश वाटर टर्टल्स फॉल प्रे टू इलिसिट पोचिंग एंड स्मगलिंग एवरी वीक। तो लगभग 200 टर्टल हर सप्ताह यहाँ पे बेचा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया गया है, इस ऐप के बारे में बताया गया। आगे बढ़ते हैं लोग दूसरी न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे NIA जो था न्यूज़ में था, तो NIA के बारे में जान लेते हैं। NIA का स्थापना हुआ था जो 26/11 का अटैक हुआ था ताज होटल पे। ताज होटल पे जो अटैक हुआ था उसके बाद गवर्नमेंट को नींद खुला और ऐसा सोचा गया गवर्नमेंट के द्वारा कि हमारे पास एक ऐसा स्पेशल बॉडी होना चाहिए जो सिर्फ टेरर रिलेटेड क्राइम को देखो, जो सिर्फ आतंक रिलेटेड के क्राइम को देखे। तो NIA का स्थापना हुआ था NIA एक्ट 2008 के तहत, लेकिन स्थापना हुआ था 2009 में, ठीक है। NIA एक्ट 2008 का था लेकिन स्थापना हुआ था 2009 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, MHA के अंदर आता है, ठीक है। MHA के अंदर आता है। इसके जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, इसके जो डायरेक्टर जनरल अभी उनका नाम है YC मोदी, योगेश चंद्र मोदी इनका नाम है, ठीक है। YC मोदी ऐसे नाम लिखा जाता है इनका। तो इनका जो डायरेक्टर जनरल है ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। तो इसके जो सबसे हेड चेयरमैन वाले होंगे वो अमित शाह होंगे। और मेनली जो टेरर रिलेटेड क्राइम को देखता था, लेकिन पिछले साल 2019 में इसमें एक अमेंडमेंट लाया गया इसको, और इसको काफ़ी ज़्यादा पावर दिया गया। जैसे अब कोई इलीगल ट्रेड करता है, वेपन्स का, आर्म का ट्रेड करता है, उसके अलावा स्मगलिंग करता है ना, फेक करेंसी को सर्कुलेट करता है, तो ये सब जुर्म में भी अब NIA ही केस हैंडल करेगा। और उसके अलावा NIA को विदेशों में भी जो है अधिकार है, यदि वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे यहाँ NIA जाँच करे तो NIA वहाँ पर जा करके वहाँ जाँच करे। जैसे श्रीलंका में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसका भी जाँच NIA के द्वारा किया जा रहा है। और जैसे CBI को जो है स्टेट के द्वारा पावर, मतलब स्टेट से उसको परमिशन लेना पड़ता है। CBI जो है किसी स्टेट में यदि किसी को पकड़ने जाती है तो पहले उसको स्टेट से परमिशन लेना पड़ता है। तो इसके कारण से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था, लेकिन NIA को ये नहीं पूछना पड़ता है। NIA चाहे तो कहीं से भी किसी को अरेस्ट कर सकती है। CBI के पास ये पावर नहीं। CBI पहले वहाँ जो मान लीजिए कि उसी यूपी में किसी आदमी को उसको पकड़ना है तो पहले यूपी गवर्नमेंट से CBI को परमिशन लेना पड़ेगा कि हम आपके स्टेट की इस आदमी को इस जुर्म में पकड़ना चाहते हैं। तो यदि यूपी गवर्नमेंट परमिट करेगा तो CBI फिर आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। लेकिन NIA को स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
आगे बढ़ते हम लोग, तो यहाँ पे है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स नाउ अ डी रेगुलर फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल लाइफ। तो कहा जाए कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है इंडियन पॉलिटिकल लाइफ का रेगुलर फेनोमेना हो चुका है। तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स एक्चुअली वर्ड किस लिए यूज किया जाता है, तो जैसे आप देखते होंगे कि जहाँ पे गवर्नमेंट थोड़े मार्जिन से होती है, थोड़े मार्जिन से कहने का तो डायरेक्ट फॉर एग्जांपल अभी का आप देख लीजिए राजस्थान में 200 टोटल सीट है, यानी कि 101 का मेजोरिटी होगा। कांग्रेस के पास 107 है, मतलब 6 विधायक यदि खसक गए तो कांग्रेस का सरकार खिसक जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि थोड़ा सा जैसे ही अनबन होना चालू होता है, जैसे सचिन पायलट जो है सरकार लेके उड़ रहे हैं अभी, तो बाकी जो बचे हुए विधायक थे उसको अशोक गहलोत क्या किया कि एक बस में, इस तरह के हाईफाई बस में बैठा करके और एक रिजॉर्ट, यानी कि आम भाषा में समझ सकते हैं कि एक होटल में ले जाकर बंद कर देते हैं, है ना, एक बड़ा 5 स्टार होटल में ले जा करके सारे विधायक को बंद कर दे, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। हॉर्स ट्रेडिंग करने का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के एमएलए को खरीदना, एमएलए को इलीगल रूप से खरीदना, उसको बोल सकते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। तो ताकि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, इसके लिए मतलब कोई विधायक बिके ना, कोई विधायक को खरीद ना सके दूसरे पार्टी वाला, इसके लिए उनको एक बंद कर दिया जाता है कि होटल में कुछ दिनों के लिए, फिर जब मामला शांत होता है तब वहाँ से निकाला जाता है। तो बाकी सारे पार्टियों के द्वारा ये देखने को मिल रहा है ना। तो अब ये रेगुलर फिनोमेना हो गया है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे जो कल या परसों के न्यूज़ डिस्कशन में लोग पढ़े थे कि बनारस का एक आदमी था अरुण पाठक नाम का, ठीक है, वो किसी एक आदमी को पकड़ा जो नेपाल का था, ऐसा उस न्यूज़ में बताया गया था, या फिर ऐसा शुरू में न्यूज़ में आया था कि नेपाल के किसी आदमी को क्या किया, उसका बेल मुड़ दिया, मतलब उसका बाल पूरा ऊपर के काट दिया और उस पर जय श्री राम लिखा, उससे जय श्री राम बुलवाया, केपी शर्मा ओली मुर्दाबाद इस टाइप का नारा भी लगवाया, है ना, ओली के अगेंस्ट में। तो एक्चुअली वो नेपाली आदमी नहीं था, कोई इंडियन आदमी ही था। मतलब अरुण पाठक किसी इंडियन आदमी को पकड़े, उसको 1000 रुपया दिए, यहाँ पे देख सकते हैं, उसको 1000 रुपया दिए और बोले कि तुम नेपाली बन जाओ, है ना, कुछ देर के लिए बन जाओ कि हम नेपाली हैं, बोल देना कैमरा के सामने कि हम नेपाली हैं। और उसका सर मुड़ा गया यहाँ पे, मतलब उसका बाल वगैरह काटा गया, जय श्री राम लिखा गया और फिर उससे केपी ओली जिंदाबाद मुर्दाबाद जय श्री राम इस टाइप का नारा बुलवाया गया, है ना। तो इस तरह से वीडियो जब आता है तो दो देशों के बीच में रिलेशन यहाँ पे खराब हो सकता है। इसका आउटकम क्या हो सकता है, तो अरुण पाठक तो नहीं सोचे, नेपाल में बहुत सारे इंडियन रह रहे हैं, वहाँ भी उसके साथ ऐसा किया जा सकता है कि उनका बेल मुड़ करके उसके ऊपर कुछ लिख करके और उससे बुलवाया जाए नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद इस टाइप का, है ना। तो एंटी इंडिया स्लोगन उसे लगवाए, तो उसका आउटकम नेपाल में भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके का सोचना चाहिए कोई भी काम करने के पहले कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो ऐसा उनके द्वारा नहीं सोचा गया और किसी इंडियन आदमी को ज़्यादा तो ये लग रहा है कि किसी इंडियन आदमी को नेपाली बना दिया मात्र 1000 रुपया में, ठीक है, ऐसे 10,000 लेके हमको भी अमेरिकन बना दे, क्या दिक्कत है। तो अब दोनों पे केस हो चुका है, अरुण पाठक पे तो हुआ ही था, उस दिन हम लोग पढ़े थे, अब इस पे भी हो गया जो 1000 रुपया ले करके यहाँ पे, इस पे भी जो है आईपीसी के डिफरेंट सेक्शन के तहत आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी केस रजिस्टर किया जा चुका है, जो 1000 रुपया में लेकर के इंडियन से नेपाली बनता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। तो ये न्यूज़ हमको बताना जरूरी इसलिए हो गया था क्योंकि क्लेरिफिकेशन देना था। परसों जो हम लोग डिस्कस किए थे, यदि वहाँ पे हम छोड़ देते तो आप लोग भी सोचते कि नेपाली आदमी ही था। यहाँ पे है कि गवर्नमेंट सेंड नोटिस टू ट्विटर आफ्टर रिसेंट हैकिंग। तो हुआ क्या था कि यूएसए में जितने भी वहाँ के टॉप लीडर हैं, जैसे राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ने वाले ट्रंप के अगेंस्ट जो बिडेन, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग नाम, उनका नाम जो बाइडेन ऐसे समथिंग है, ठीक है, BIDEN आई थिंक लिखा जाता है। काफ़ी एंटी इंडिया बात बोलते रहते हैं, इसलिए हम इनको जानते हैं अच्छे से। जो बाइडेन इनका नाम है। तो जो बाइडेन अभी ट्रंप के अगेंस्ट वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा एलोन मस्क जो हैं, मतलब फिर बिल गेट्स, वहाँ पे बराक ओबामा, ऐसे बड़े बड़े पर्सनालिटी के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया और हैक करके सबके ऊपर एक ही मैसेज आया कि आप हमको बिटकॉइन दीजिए। वहाँ पे नगद पैसा नहीं मांगा गया। बिटकॉइन एक जो है करेंसी है, बोल सकते हैं डिजिटल करेंसी, इस टाइप का आप समझ सकते हैं बिटकॉइन। तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है एक्चुअली बोला जाए तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। उसका डिमांड किया गया उनके द्वारा, मतलब कि हैकर्स के द्वारा। हैकर्स क्या किया कि सबके अकाउंट को पहले हैक किया और सबके अकाउंट से एक मैसेज से, मतलब वहाँ पे एक ट्वीट किया, सबके अकाउंट से सेम ट्वीट किया कि आप हमको बिटकॉइन अभी दीजिए, थोड़ी देर में हमको डबल करके देंगे। तो सारे जनता लोग यहाँ पे सोच रहे, बराक ओबामा जैसा, मतलब जो भूतपूर्व प्रेसिडेंट है, वो अपने अकाउंट से ट्वीट कर रहा है। जो बिडेन जो मतलब कि राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ रहा है अभी ट्रंप के खिलाफ, अपने अकाउंट से ट्वीट करके बोल रहा है कि आप हमको कुछ बिटकॉइन दीजिए और हम आपको डबल करके देंगे। तो सही बोल रहा होगा। तो इस चक्कर में लगभग $1 लाख का बिटकॉइन जो है अमेरिकन सिटीजन यहाँ पे डोनेट कर भी दिए। तब पता चला कि अकाउंट हैक हो गया है ना। तो इस तरीके के अकाउंट हैकिंग फिनोमेना से इंडियन गवर्नमेंट भी ट्विटर से मांगा है कि आप लोग इंडिया में ऐसा ना हो, इसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये था यहाँ पे। आप बस इतना याद रखिए कि इंडिया में जो साइबर अटैक को या फिर साइबर रिलेटेड क्राइम को देखता है, उसका संस्था का नाम है CERT, CERT और IN फॉर इंडिया, है ना। CERT IN ऐसे उसका पूरा नाम है, CERT-IN, इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं नाम। इंडिया का जो साइबर सिक्योरिटी का नोडल एजेंसी है उसका नाम है CERT IN। ये ट्विटर से पूछा है कि इंडिया में ऐसा ना हो, उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं, है ना। नहीं तो पता चलेगा कि इंडिया में राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और भी बीजेपी के कई लीडर, कांग्रेस के कई लीडर और मनमोहन सिंह वगैरह के अकाउंट हैक करके बोल दिया है कि हमको 10 लाख रुपया तो हम डबल कर देंगे, तो इंडिया में तो और जल्दी ये सब हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक फ़ोटो दिखाया गया, फोटो को क्लियर देख रहे हैं, सन का इमेज है, ठीक है, सन का इमेज है। तो सोलर ऑर्बिटर सन ऑब्जर्विंग मिशन, सोलर ऑर्बिटर एक सन ऑब्जर्विंग मिशन है, किसका किसका है भाई, तो नासा का है और ईएसए का है। नासा जो अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, ईएसए यूरोपियन यूनियन का है, पूरे यूरोप का अलग एक है, ठीक है। 10 फरवरी को इसको सेंड किया गया था सोलर ऑर्बिटर को, और इसके द्वारा पहला इमेज यहाँ पे भेजा गया सन का, जो सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस का है, मतलब सन यहाँ है, अर्थ यहाँ है, तो इसके बीच बीच पे जो पॉइंट पड़ेगा वहाँ से सन का इमेज खींचा है, ठीक है। दिस इज द क्लोजेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ सन सोफर, तो आज तक जो है सन के सबसे नज़दीक पहुँचने वाला ऑब्जेक्ट बन गया इसी के साथ। इसमें दिखाया है किस तरीके से सोलर फ्लेयर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके ऊपर कैसे आग के गोला यहाँ पे चारों तरफ उसका है ना, उसके ऊपर आग के लपटे यहाँ पे उड़ रहे हैं। नेक्स्ट है हु ड्रॉज ऑफ द सीबीएसई सिलेबस, तो सीबीएसई का जो सिलेबस है उसको कौन यह तय करता है कि क्या सिलेबस में होगा कौन नहीं होगा, है ना। जैसे आप देख रहे हैं कि 30% सिलेबस को कम किया गया है, लेकिन 30% ऐसा कम किया है कि ना जनता खुश है, मतलब ना स्टूडेंट खुश है ना टीचर खुश है, पता नहीं कौन खुश है, कैसे किया गया वो भगवान जाने, ठीक है। तो यहाँ पे है कि व्हाट इज द रीजन फॉर 30% सिलेबस रिडक्शन, तो 30% कम क्यों किया गया और किस हिसाब से किया गया, कौन इसका फैसला लेता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि विद द कोविड-19 पेंडेमिक कीपिंग स्टूडेंट्स आउट ऑफ क्लासरूम, कोविड-19 पेंडेमिक के कारण स्टूडेंट जो है क्लासरूम नहीं जा पाए हैं, स्कूल नहीं जा पाए हैं, इसके कारण से स्कूल जो है यहाँ पे बोल सकते हैं कि एजुकेशन नहीं दे पाया ठीक से। ऑनलाइन क्लास चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन क्लास का कोई फ़ायदा उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, तो इसीलिए क्लास 9 से क्लास 12 तक के सिलेबस को कम किया गया है। नेक्स्ट है व्हाई डज इट मैटर, तो ऑल्दो सीबीएसई सेड कोर कॉन्सेप्ट विल बी रिटेन्ड, सॉरी, तो सीबीएसई के द्वारा कहा गया था जो कोर कॉन्सेप्ट है, मतलब कि जो बेसिक चीज़ है 10th क्लास में 9 क्लास में उसको रिटेन किया जाएगा, रिटेन का मतलब उसको कंटिन्यू किया जाएगा, उसको नहीं हटाया जाएगा। ऐसे टॉपिक को हटाया जाएगा जो अगले क्लास में फ़ायदे वाले नहीं है, जैसे 9 में कोई ऐसा टॉपिक जो 10 क्लास में उसका कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसे टॉपिक को हटाया जाएगा। तो फॉर द साइंस एंड मैथमेटिक्स सम टीचर बरीड एट द टॉपिक्स रिमूव्ड आर फाउंडेशनल इन ऑर्डर, तो क्या करेगा, साइंस और मैथ में अधिकांशतः ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो ऐसा टॉपिक हटाएगा वो फाउंडेशनल है, मतलब कि वो यदि नहीं सिखाया जाए बच्चे को तो आगे क्लास में उसका इफेक्ट आएगा। In order to understand the concept that will convert in the following academic year, the wider public concern is revolved on the social science, उसी तरह की स्थिति को सोशल साइंस में, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या फिर दूसरे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में भी है। ऑपोजिशन पॉलिटिशियन एंड एकेडमिक आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ओमिशन ऑफ टॉपिक्स, तो टॉपिक हटाने के मतलब अगेंस्ट में है बहुत सारे पॉलिटिशियन जो विरोधी विपक्ष पार्टी के नेता हैं, उसके अलावा बहुत सारे एकेडमिशियन भी यहाँ पे विरोध में है इसके, जैसे फेडरलिज्म को हटाया गया है, सिटीजनशिप को हटाया गया, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, ये सब को हटाया गया है, ये सब टॉपिक को हटा दिया गया है, ठीक है। एज वेल एज एनालिसिस ऑफ रिसेंट इकोनॉमिक पॉलिसी सच एज डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी, ये सब सारे टॉपिक को हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसके कारण से कुछ अपोजिशन के लीडर और एकेडमिशियन जो थे इसके विरोध में है कि जो फंडामेंटल टॉपिक है उसको भी हटा दिया गया। नेक्स्ट व्हाट इज द रेशनल, तो व्हेन वी इंटरेक्ट विद आवर स्कूल एंड प्रिंसिपल देयर वाज अ डिमांड दैट विथ इज मच कंटेंट इन द प्रोवाइडेड टाइम दे कैन नॉट कंप्लीट द सिलेबस, तो यहाँ पे सीबीएसई के द्वारा कहा गया है, सीबीएसई के जो डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक्स हैं जोसेफ इमैनुअल, ठीक है, इनके द्वारा कहा गया है कि जब वो प्रिंसिपल स्कूल के प्रिंसिपल से बात किया, फिर स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया, तो सबके द्वारा एक ही बात कहा गया कि इतना जब कम टाइम बचेगा, है ना, अभी आप देख सकते हैं जुलाई खत्म होने वाला, अभी तक स्कूल खुलने का कोई टाइम ड्यूरेशन है नहीं, तो इतना जो कम टाइम बचेगा उसमें पूरे सिलेबस को खत्म करना इन लोगों को इम्पॉसिबल लग रहा था। हालांकि यदि हमको बोला जाए तो 3 महीने का सिलेबस है क्लास 10th में, जो भी पढ़ना है हम अच्छे से बच्चों को 3 महीने में पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि 3 मतलब कि जो भी टाइम मिलेगा वो काफ़ी कम, इसलिए सिलेबस को कम किया जाए। तो ही पॉइंटेड आउट सीबीएसई हैज ऑलरेडी बीन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोमोटिंग कम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन एंड एक्सपर्टिंग लर्निंग, तो क्या कह रहा है कि सीबीएसई पहले से ही इस जुगाड़ में था। यदि कोरोना वायरस नहीं भी आता तो सीबीएसई अब देख रहे थे हर साल 1-2 चैप्टर हटा रहा था, बुक में वो चैप्टर रहता था, बोलता था कि एग्जाम में वो नहीं आएगा। तो इन द कोविड सिनेरियो विथआउट दैट व्हाई नॉट एक्सपेरिमेंट बाय इंटीग्रेटिंग डिफरेंट टॉपिक ऑफ द एग्जामिनेशन सो दैट द लोड ऑन द चिल्ड्रन मिनिमाइज, तो वही सोचा गया कि हम लोग आखिर करने वाले थे ही, तो सोचे कि इसी साल से लागू कर देते हैं। हाउ इज सर करिकुलम कंपाइल, जो करिकुलम है पूरा सिलेबस को कंपाइल कैसे करते थे। एनसीईआरटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क दैट ऑल स्कूल सिस्टम अक्रॉस द कंट्री फॉलो, तो इसका जिम्मेवारी सीबीएसई नहीं बल्कि एनसीईआरटी को है। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है वही रिस्पॉन्सिबल है नेशनल करिकुलम डेवलप करने के लिए, जिसको पूरे इंडिया में जो स्कूल है फॉलो करेंगे। इट ऑल्सो प्रिंट टेक्स्ट बुक बेस्ड ऑन द सिलेबस ईच ईयर, हर साल सिलेबस के आधार पर टेक्स्ट बुक यहाँ पे प्रिंट करता है ये, विच आर यूज्ड इन ऑल सीबीएसई स्कूल, जो सारे स्कूल सीबीएसई स्कूल में यूज किया जाता है। द सीबीएसई कोर्स कमेटी ईच विद अबाउट 6 to 7 मेंबर, सीबीएसई का एक कोर्स कमेटी होता है जिसमें 6 से 7 मेंबर होते हैं। कंप्राइजेज स्कूल टीचर एज वेल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो इसमें स्कूल के टीचर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ये सब होते हैं। दे मीट एवरी ईयर टू डेलिब्रेट ऑन चेंजेज एंड अपडेट, तो हर साल यहाँ पे चेंज और अपडेट के लिए मिलते हैं एंड रिकमेंड रिवाइज सिलेबस बाय फरवरी,
और फरवरी के आने तक, मैंने फरवरी के पहले वो सारे सिलेबस का रिकमेंडेशन दे देते हैं कि अगले साल क्या क्या हटाना है या क्या क्या जोड़ना है। बिफोर द न्यू एकेडमिक सेशन बिगिंस दिस ईयर दे वर आस्क्ड टू मीट अगेन इन द जून। तो फरवरी में लोग मिले तो थे ही, इनके इसके अलावा जून में भी इन लोगों को मिलने के लिए बोला गया, जो 6-7 मेंबर हैं सीबीएसई का कोर्स कमेटी के, ताकि 30% घटाया जाए। मेनली वी यूज द एनसीईआरटी करिकुलम एंड सिलेबस बट देयर इज अबाउट 10 to 20% वेरिएशन डन बाई एवरी एग्जामिनेशन बोर्ड। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे मेनली जो है एनसीईआरटी का सिलेबस यूज़ किया जाता है, लेकिन जो डिफरेंट बोर्ड है, ठीक है, डिफरेंट बोर्ड जैसे बाकी जो स्टेट बोर्ड है वो एनसीईआरटी से ही लेता है, लेकिन उसमें 10 से 20% वेरिएशन किया जाता है। खास करके जो एसएसटी वाला सब्जेक्ट है वहाँ पे वहाँ के लोकल एसएसटी पढ़ाया जाता है, लोकल ज्योग्राफी भी उसमें ऐड किया जाता है। यदि आप बिहार बोर्ड के ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी वाला ज्योग्राफी भी आपको तो पूरा पढ़ना ही, उसके अलावा बिहार का ज्योग्राफी भी उसमें पढ़ने को मिलेगा कि बिहार में कौन सा मिनरल कहाँ पाया जाता है, तो बिहार में कौन सा इंडस्ट्री कहाँ सेटअप है। तो यहाँ पे खास करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऐसा वाले में चैप्टर थोड़ा सा ऐड हो जाता है। साइंस, मैथ, बाकी सारा सब्जेक्ट सेम ही रहता है। The course committee are an independent group. There are no outside input for rationalization process. Being an autonomous body, there is complete independence on academics. He explained. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोर्स कमेटी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होता है, उसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। द कोर्स कमेटी सजेशन वे अप्रूव है सीबीएसई करिकुलम कमेटी। जो कोर्स कमेटी का सजेशन आता है उसको सीबीएसई का करिकुलम कमेटी है वो अप्रूव करता है। एंड देन इट्स गवर्निंग बॉडी। उसके बाद गवर्निंग बॉडी जो होता है, गवर्निंग बॉडी में कौन कौन होते हैं, तो यूनियन मिनिस्ट्री जो एमएचआरडी का है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वहाँ से कुछ लोग आते हैं यहाँ में, है ना, रिप्रेजेंट करने आते हैं वहाँ से। दिल्ली स्टेट बोर्ड अपार्ट फ्रॉम स्कूल, प्राइवेट एंड वाइस चांसलर, ये सब मतलब कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के आते हैं इसमें। एक गवर्निंग बॉडी होता है, उसके द्वारा फिर यहाँ से अप्रूव किया जाता है। टॉपिक सजेस्टेड फॉर रेशनलाइजेशन है ऑलरेडी बीन कवर्ड। जो टॉपिक यहाँ पे रेशनलाइजेशन के लिए यानी कि हटाने के लिए बोला गया है वो पहले ही कवर। फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट सच एज डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म हैव बीन इंटरवुवन फ्रॉम मिडिल लेवल ऑनवर्ड्स। तो जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10th क्लास में मान लीजिए कि फेडरलिज्म को हटाया गया है, तो फेडरलिज्म पहले भी क्लास 7 या 8 में पढ़ाया जा चुका है, इसलिए उसको हटाया गया, ऐसा इनके कहना है, सीबीएसई वाले का कहना है। तो चिल्ड्रेन आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट एंड दे कैन टाउट थ्रू वेरियस अल्टरनेटिव वेज। तो जो हटाया गया है भले ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन बच्चों को जो है दूसरे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो कहने का तो यही है कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में मतलब कि जो टीचर आते हैं होम ट्यूशन लगा करके या फिर ट्यूशन करके पढ़वाया जा सकता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा गया कि बच्चा या तो पहले से जानता है या फिर उसको किसी अल्टरनेट वे में पढ़वाया जा सकता है। सब्जेक्ट सच एज जीएसटी एंड डिमोनेटाइजेशन में हैव बीन लेफ्ट आउट बिजनेस स्टडीज बिकॉज दे वर कवर्ड द इकोनॉमिक सिलेबस इन स्टेट। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि जैसे बिजनेस स्टडी में से जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन को हटा दिया गया है क्योंकि इकोनॉमिक्स में वो जो है पहले से, तो इसलिए वहाँ से हटाया गया है। तो फिर भी बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जिसको नहीं हटाना चाहिए। जैसे 10th क्लास में जो कार्बन एंड कंपाउंड का चैप्टर है उसको हटा दिया गया है। अब कंप्लीटली ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है, तो बच्चा कहीं पढ़ेगा नहीं 1 से क्लास 10 तक में आते आते। अल्कीन, अल्काइन, एल्केन ये सब कुछ पढ़ेगा ही नहीं। वो मिथेल क्या होता है, मिथाइल क्या होता है, और क्लास 11th में जाएगा तो उसको नॉमेनक्लेचर पढ़ना पड़ेगा, तो उसको तो फिर आखिर तो पढ़ना पड़ेगा ही ना किसी तरीके से। नेक्स्ट, हाउ दिस इन्फॉर्म इन टीचिंग प्रोसेस। तो टीचिंग प्रोसेस को कैसे इन्फॉर्म करता है। The teacher said that given the time currently exploited by COVID-19, it is highly unlikely that topics will not be tested in the examination, will be taught in the classroom। कहा जा रहा है कि कोविड-19 है, फिर भी ऐसा 100% चांस नहीं है कि जो हटाया गया है उसको नहीं पढ़ाया जाए, क्योंकि उसको पढ़ाना पड़ेगा ही। बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो उससे लिंक्ड है, बिना उसको समझाए नहीं समझाया सकता आगे वाला टॉपिक। Even in a regular year, many political science teachers omit subjects such as federalism, democracy, and citizenship from the political theory concept in the class 11 in order to begin the class 12 syllabus instead. They didn't see the point in teaching such vague subject and COVID-19 destination only validate kind of thinking। तो जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि हालांकि इसमें कुछ ऐसा टॉपिक था जिसको टीचर अपने मन से भी छोड़ देते थे, ठीक है, क्योंकि 11 के एग्जाम को कोई वैल्यू होता नहीं है, स्कूल लेवल पे ही होता है, बोर्ड में उसका कोई होता नहीं है ना। तो बहुत सारा सिलेबस, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी का एक बुक आपको मिलेगा क्लास 11th में पॉलिटिक्स में। पॉलिटिकल थ्योरी के बुक्स में से ये सब जो सब्जेक्ट है, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, ये सब को ऑलरेडी कोई टीचर नहीं पढ़ाते थे। रीजन की फरवरी तक जो है वो सब पूरा हो नहीं पाता था, वहाँ से 12th का उन्हें चालू करना होता था। वही यहाँ पे कहा गया एक स्कूल के टीचर के द्वारा। आगे हम लोग बढ़ते तो इंडिया के एक रिप्यूटेड मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था CS शेषाद्री। आप याद रखिएगा, वनडे एग्जाम जो होता है उसमें पूछा जा सकता है। CS शेषाद्री हाल ही में न्यूज में थे या फिर उनका हाल ही में देहांत हो गया है, तो किस क्षेत्र से थे, तो इंडिया के एक मैथमेटिशियन थे। ये भी याद रखिए कि ये पद्म भूषण जीते हुए थे, 2009 में इनको पद्म भूषण मिला भी था, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ होता है भारत रत्न, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाला अवार्ड, उसके बाद होता है पद्म विभूषण, उसके बाद होता है पद्म भूषण, उसके बाद होता है पद्मश्री, है ना। तो पद्म भूषण जो है 3rd नंबर का अवार्ड है हमारे यहाँ, ठीक है। और आगे बढ़ते तो यहाँ पे आज का देख लेते हैं कि कोरोना केस कितना है, मतलब कल के यानी कि 18 जुलाई के शाम तक का केस यहाँ पे दिखाया जाता है गवर्नमेंट डेटा में जो भी है। तो 10,38,000 केस यहाँ पे है टोटल, और जिसमें 6,53,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं, 26,000 लोगों का डेथ हो चुका है। डबलिंग रेट हमारा और कम गया है, जो कि एक चिंता का विषय है। जैसे आप देख रहे हो कल था आई थिंक 20.25 ऐसे समथिंग था, ठीक है।
अब सॉरी 21.28 ऐसे समथिंग था, है ना। डबलिंग रेट कल के मुकाबले कम है जैसा कि हमको लग रहा है। महाराष्ट्र में आप यहाँ पे देख सकते हैं 2,92,000 केस है, तमिलनाडु 1,60,000। दिल्ली यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, ठीक है। वहाँ पे डबलिंग रेट भी बढ़ रहा है और दिल्ली का जो संख्या है वो भी कम रहा है। जैसे वहाँ पे डेली 4,000 के लगभग निकल रहे, तो अब 1,400 1,500 इस टाइप में आ गया है ना। और यहाँ पे आप नए स्टेट का आप एंट्री देख सकते हैं, जैसे बिहार बहुत जल्दी आई थिंक आप पहुँच जाएगा यहाँ पे टॉप 5 स्टेट में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो केस फर्टिलिटी रेशियो की बात किया जाए तो पहले 2.69 था, जो अब घट गया है, तो ये अच्छी बात है हमारे। केस फर्टिलिटी रेशियो कहने का मतलब होता है कि यदि 100 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो उसमें कितने लोग यहाँ पे डेथ हो रहा है, उसको बोलते हैं केस फर्टिलिटी रेशियो। तो 2.53 यहाँ पे पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है, तो ये चिंता का विषय है। और 34,000 केस कल निकला, 34,884, और 17,994 लोग, मतलब लगभग 18,000 लोग कल ठीक हुए हैं। तो इसी के साथ आज का न्यू डिस्कशन यहाँ पे समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।